हेलो गाइस। आज हम ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो लास्ट टॉपिक था ईएसआर स्पेक्ट्रोमीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ हमारी फोर्थ यूनिट का अपर पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड लास्ट पार्ट लेजर के बारे में है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक तो आपका कोई भी डाउट नहीं आया है कमेंट बॉक्स में, वरना उसको सॉल्व कर लेते। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ईएसआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो उससे पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट करें। स्पेक्ट्रोमीटर, ईएसआर स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ईएसआर स्पेक्ट्रा को मेजर कर पाते हैं। ईएसआर स्पेक्ट्रा को हम ऑब्टेन करते हैं, जो हमें ईएसआर स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम उसको गेन कर पाते हैं, वो होता है हमारे पास ईएसआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसके अंदर अलग अलग डिवाइस होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। रिकॉर्डर होता है, जनरेटर होता है, सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो उसी से मिलके ये बना होता है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम, ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है। तो हम पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट में तो हमें कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, जो हमारी रेजोनेंस कंडीशन है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट लिखेंगे हम, द बेसिक रिलेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईएसआर ट्रांजिशन इज़ गिवन बाय, कि हमें ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमें बेसिक जो रिलेशन है, हमें ईएसआर के लिए क्या चाहिए, ईएसआर की जो अगर ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमारे पास ईएसआर ट्रांजिशन के लिए बेसिक रिलेशन है, वही होगा जो हमने पहले पढ़ते आए हैं हम, रेजोनेंस कंडीशन। दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू जी म्यू बी इंटू बी इज इक्वल टू E1/2 माइनस -1/2। ये हमने लिया है फॉर द व्हेन द स्पिन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1/2 लेवल के लिए हमने ट्रांजिशन की बात की है, तो जिसके अंदर इंक्लूड है हमारी रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो वो हमने रेजोनेंस कंडीशन ले ली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास क्या तो कांस्टेंट हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए इस टाइप से हम अब हमारे स्पेक्ट्रोमीटर की में जो हम डिवाइस यूज करेंगे वो ऐसे प्रोवाइड कर पाएँ कि हमें कि या तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दे पाएँ या हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन कर पाएँ। तो इस टाइप का हमें कुछ सेटअप चाहिएगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसलिए तो इक्वेशन से पता चला है वो देखेंगे पहले, फिर हम स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर कॉन्टीन्यूअस अब्जॉर्प्शन, मतलब कॉन्टीन्यूअस अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, वन कैन either vary frequency across resonance keeping the field be constant or magnetic field is vary और keeping the frequency constant। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया था, जो कि हमारी हमें दिख रहा था कि हमारी जो रेजोनेंस कंडीशन थी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें तो बी को वेरी कर सकते हैं, बी को वेरी करें, बी को कांस्टेंट रखें तो न्यू को वेरी कर पाएँ। तो ऐसे ही मैनेजमेंट अब हमें चाहिए टू सेटिस्फाई द रेजोनेंस कंडीशन। तो ये हमने बता दिया है किससे, ये हमने इक्वेशन से देख के बताया। तो आपको भी इक्वेशन पहले मेंशन करके आइएगा, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ESR स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेट इन द एक्स बैंड माइक्रोवेव रीजन। कि माइक्रोवेव रीजन में हमारा क्या करता है कि जो मोस्ट कॉमनली हम ESR यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो क्या होता है, एक्स बैंड जिसके जो माइक्रोवेव रीजन में ऑपरेट करता है वो ही यूज करते हैं। द मेथड इन विच मैग्नेटिक फील्ड वेरी इज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज ईजियर टू वेरी मैग्नेटिक फील्ड कीपिंग इन द स्टेबिलिटी एट वेरी हाई लेवल। कि जो हम मैंने 2 लेवल बताए थे ना, क्या तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख ले, फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, या फ्रीक्वेंसी को वेरी कर ले, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें। तो इसमें से सबसे अच्छा जो मेथड है हमारा वो है कि हम जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करें, हम उसको वेरी करें, क्योंकि इसको वेरी करना क्या होगा, ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी। सो हम यही मेथड अडोप्ट करते हैं कॉमनली इन स्पेक्ट्रोमीटर।
in electromagnetic radiation the electric and magnetic field and direction of propagation, मतलब जो रेडिएशन है उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारी किसके स्पेक्ट्रोमीटर में जो अरेंजमेंट होती है उसकी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ। इन ESR एक्सपेरिमेंट द मैग्नेटिक कंपोनेंट EM रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक डाइपोल एसोसिएटेड विद द अनपेड इलेक्ट्रॉन, की जो हमारी मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है हमारा EM रेडिएशन का, वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की, उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, उसके साथ क्या करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा। फॉर सक्सेसफुल ESR absorption the oscillating magnetic field must be applied perpendicular to the applied magnetic field, कि जो हमारा ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा होना चाहिए कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे क्या होगा, जो एक तो ये इंटरनली जो एटम है उसके अंदर जनरेट होगा, और एक क्या हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही क्या हों, परपेंडिकुलर। ये हमारे क्या है, सेटअप की भी कंडीशन पड़ रही है कि भाई हमारे को अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पाने के लिए करना कैसे पड़ेगा, जो सिस्टम रखेंगे हम स्पेक्ट्रोमीटर में, जो मैनेजमेंट करेंगे वो वास्तव में होनी कैसे चाहिए, अभी तक वो ही बात करते जा रहे हैं हम। बिकॉज इफ oscillating magnetic parallel applied to magnetic field, then there is no reorientation of electron take place, so no transition takes place। कि अगर हम पैरेलल करते हैं, अभी बहुत बताया ना, हम परपेंडिकुलर करेंगे कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके एक्सटर्नल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर हम पैरेलल कर ले, भाई किसी के माइंड में तो आएगा कि हम पैरेलल क्यों नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो पैरेलल इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि पैरेलल कर लेंगे तो क्या होगा कि जो है ना जो रीओरिएंटेशन है वो हो ही नहीं पाएगी। उसके कारण अगर हम ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो पैरेलल हो जाए हमारे एक्सटर्नल के, तो उससे क्या होगा, रीओरिएंटेशन के जो चांस होते हैं वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, रीओरिएंटेशन ही नहीं होगी तो हमारी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, तो ट्रांजिशन ही नहीं होगी तो हमारे पास ESR स्पेक्ट्रा मिलने के ही चांस नहीं होते हमारे पास। इसीलिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। Population of lower level should be considerably high to lead larger absorption cross सेक्शन। क्या हमारे क्या होते हैं, लोअर लेवल, आपको पता है एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होते हैं, लोअर लेवल टू अपर लेवल ट्रांजिशन होती है। इसीलिए हम क्या होते हैं, कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारे लोअर की पॉपुलेशन है, ये मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लोअर लेवल, वो एज कम्पेयर टू हायर लेवल ज़्यादा होने चाहिए। तो ये भी अब तक हम कंडीशन ही पढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ESR स्पेक्ट्रोमीटर जनरली कंसिस्ट इन माइक्रोवेव ब्रीच रेजोनेंट कैविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डिटेक्शन सिस्टम। कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर होगा, जनरली मोटे मोटे बात कर ले, हम ज़्यादा डीपली में ना जाएं, स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में ज़्यादा हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम टेक्निक के वे से नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे एटॉमिक के वे से पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल के वे से पढ़ रहे हैं। तो हम मोटा मोटा ही पढ़ेंगे कि इसके अंदर मेनली लगेगा क्या, कि एक तो इसके अंदर लगेगा हमारे पास कैविटी में के अंदर हम सैंपल रखेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनके बीच में रखा जाएगा सैंपल। और एक डिटेक्शन तो आपको पता है, डिटेक्टर तो चाहिएगा, क्योंकि हमें स्पेक्ट्रा कौन प्रोवाइड करवाएगा, डिटेक्टर ही प्रोवाइड करवाएगा। और आपको पता है कि हमें वेव की फॉर्म में चाहिए तो हमें ऑक्सीलेट जैसे अपन यूज़ करते हैं DSO CRO, इस टाइप के हम डिटेक्टर यूज करेंगे। कुछ माइंड में मैपिंग बनाने के लिए कि हमारा कुछ सिस्टम है, अरेंजमेंट है उस स्पेक्ट्रोमीटर में होगी कैसे, तो इसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। किसका, जो हम एक्सपेंड स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं ESR की स्टडी के लिए, वो यूज कर लेते हैं। देखो ये हमने लगा के क्लाइस्टोन, दिस वन इज द सोर्स। या यहाँ पे आप गन ऑक्सीलेटर भी यूज कर सकते हो। गन ऑक्सीलेटर वो होता है बेटा जिस ऑक्सीलेटर के अंदर हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए गन डायोड यूज करते हैं। गन डायोड क्या होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, और ये 2 साइड का होता है गन डायोड। तो उसके अंदर जो इससे क्या होता है, माइक्रोवेव से रेडिएशन प्रोड्यूस करवा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ गन ऑक्सीलेटर या क्लाइस्टोन। दिस वन इज यूज्ड एज ए सोर्स। एंड यहाँ डमी लोड लगाया है हमने, इधर लगाया क्रिस्टल डिटेक्टर की, जो क्रिस्टल होगा वो डिटेक्ट कर लेंगे। यहाँ लगाया हमने प्री एम्पलीफायर
कि एम्पलीफाई कर पाए, जो हमारा एम्पलीट्यूड है हमारी जो सिग्नल का, उसको सुइटेबल बनाने के लिए हमने प्री एम्पलीफायर लगाया है। इधर यहाँ से माइक्रोवेव ब्रिज लगा के माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आएंगी। इधर कैविटी है, कैविटी के अंदर हमारे सोर्स आएगा, सोर्स पुट कर देंगे हम। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और फिर यहाँ से मॉड्यूलेशन कॉइल होगा, मॉड्यूलेटर करेंगे हम। मॉड्यूलेटर का मीन है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, जो सिग्नल की प्रॉपर्टी को वेरी कर पाते हैं, चाहे वो आपका एम्पलीट्यूड हो या फ्रीक्वेंसी हो, उसको एम्पलीफाई कर पाएंगे, वेरी कर पाएंगे। यहाँ पे रिकॉर्डर लगा है, ये फेस डिटेक्टर की, ये फेस को डिटेक्ट करेगा कि फेस है जो वो मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा जो प्री में था हमारी सिग्नल हम रेडिएशन मिली या बाद में मिली, तो हमारा फेस डिफरेंस कितना आया वो ये डिटेक्ट करेगा। देन है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या देगा, हमें स्पेक्ट्रा देगा कि ESR जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, हमें स्पेक्ट्रा पढ़ते आए हैं अभी तक, रेजोनेंस कंडीशन देखते आए हैं, स्पेक्ट्रा देखते आए हैं, स्प्लिटिंग पढ़ते आए हैं, वो सब क्या मिलेगा, हमारा रिकॉर्डर देगा। ऐसे रिकॉर्डर हम CRO या DSO यूज कर सकते हैं, जो कि हमें सिग्नल के वेवफॉर्म को दिखाएगा। तो ये हमारा क्या था, ब्लॉक डायग्राम था कि माइंड में मैप बनाने के लिए कि हमारा कुछ सिस्टम कैसे अरेंज होगा स्पेक्ट्रोमीटर में। दिस वन इज़ द अरेंजमेंट। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि मेनली हम इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करेंगे इन स्पेक्ट्रोमीटर टू स्टडी द ESR स्पेक्ट्रा। तो हम पहले बात कर लेते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है कि ESR है, ESR है मतलब क्या है कि इलेक्ट्रो स्पिन रेजोनेंस, तो स्पिन रेजोनेंस है। तो पैरामैग्नेटिक की इसको EPR भी बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मैग्नेट का बात हो ही जाती है। तो मैग्नेट की बात से तो ये हो ही जाता है फिक्स कि मैग्नेट तो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिक्वायर्ड फॉर supplying a homogeneous magnetic field which can be varied linearly on either side of the magnetic field। कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे जो होमोजेनियस मतलब इक्वली जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हर जगह पे प्रोवाइड करवाया जाए, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लेंगे इस यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर की फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड हमारे पास सोर्स ऑफ माइक्रोवेव। सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, क्योंकि देखो माइक्रोवेव तो हमें पता है कि माइक्रोवेव रीजन में ही करेगा ये हमारा ऑपरेट, तो माइक्रोवेव का सोर्स तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्या तो क्लाइस्ट्रॉन लेंगे या क्या लेंगे हम या लेंगे हम गन ऑक्सीलेटर। तो हम देख लेते हैं कैसे लिखना है। इन मोस्ट ऑफ द ESR द ESR स्पेक्ट्रोमीटर्स द यूजुअली सोर्स इज क्लाइस्ट्रॉन। क्लाइस्ट्रॉन है या गन ऑक्सीलेटर है। वो द गन ऑक्सीलेटर इज द ऑक्सीलेटर विच इज यूज टू प्रोड्यूस द माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है, और गन डायोड से मिलकर बना होता है। दैट प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक माइक्रोवेव रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक आपको पता है, सिंगल वेवलेंथ वाली। सुइटेबल सैंपल कैविटी। सैंपल कैविटी मतलब कैविटी में रखेंगे ना हम, तो जनरली सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर कैविटी इज यूज्ड इन ESR। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कैविटी है, पोल्स के बीच में रखी हुई है। तो पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैविटी इज यूज टू कीप द सैंपल। इसी के अंदर हम सैंपल रखते हैं, जिसके बारे में हमने ESR के स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है, जो हमने सोर्स लेना है, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, वो हम कैविटी में रखेंगे। सुइटेबल अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रांसमिटिंग द रेडिएशन एनर्जी इनटू द सैंपल कैविटी। अब हम सबकी बात ना करके प्री एम्पलीफायर, क्रिस्टल डिटेक्टर, सबकी बात ना करके क्या कह देंगे, हम सुइटेबल अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारी जो रेडिएशन है वो ट्रांसमिट हो पाए किसके अंदर, सैंपल कैविटी के अंदर। फिर आता है हमारा डिटेक्शन सिस्टम। देखो डिटेक्ट करना तो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम काम ही सब कुछ डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि हमारे जो हमने सोर्स यूज किया है उसका ESR स्पेक्ट्रा कैसा मिलता है, वो सभी करने के लिए हमने ये सब ताम झाम किया है। तो डिटेक्शन सिस्टम तो हमने लगाना ही लगाना है। तो वो हम लगाएंगे ऑटो एम्पलीफायर। इट मेजर द वेरिएशन इन माइक्रोवेव पावर, कि हमारी वेरिएशन कितने हुआ है, चाहे वो आपका फ्रीक्वेंसी में हो, चाहे एम्पलीट्यूड में हुआ हो, चाहे फेज में हुआ हो, वो कितना वेरिएशन हुआ वो कौन डिटेक्ट करेगा, हमारा डिटेक्शन सिस्टम। सुइटेबल ऑक्सिलोस्कोप यूज करते हैं एज ए रिकॉर्डर। तो अब रिकॉर्डर की भी बात कर लेते हैं। हमने डिटेक्ट कर लिया कि उसको डिटेक्ट कर लेगा, देन हम उसको देखेंगे कैसे, वो हम यूज़ करेंगे सुइटेबल ऑक्सिलोस्कोप की हेल्प से। इसको रिकॉर्डर भी बोल सकते हैं। जनरली CRO आपको पता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, जो हमें वेव फॉर्म का क्या दिखाता है, हमें विजुअलाइज करवाता है, हमें वेव फॉर्म, हमारा आउटपुट मिला कैसे।
तो आप CRO भी यूज़ कर सकते हो या डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप भी यूज कर सकते हो. इट इज़ अ बेटर स्कोप टू विजुअलाइज द एनीवे. CRO इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फाइनल सिग्नल. अभी ये क्या करता है, फाइनल सिग्नल को हमें दिखाएगा कि हमारा फाइनल सिग्नल हमने दिया था वो कैसा था. वो हम जैसे हमने फ्रीक्वेंसी दी थी, हमें पता था अभी कितनी दी, क्योंकि हमने वो तो प्रोवाइड करवाई थी ना. और जो हमें मिलेगा CRO के हेल्प से, उससे वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नोट क्या है हमारा कि जो हमारा जो हमें एक्स बैंड स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हैं कैन डिटेक्ट 10⁻15 to 10⁻16 स्पिन्स. ये मतलब इतना ही डिटेक्ट कर सकता है हमारा जो एक्स बैंड स्पेक्ट्रोमीटर अभी तक हमने पढ़ा है इसमें स्पेक्ट्रोमीटर के केस में. एंड इट्स सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्पिन एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. की इसकी जो सेंसिटिविटी है, अभी कितना इसकी विटी है कि कितना सेंसिटिव है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्पिन कितनी है, और या माइक्रोवेव रेडिएशन की जो हमारी है वो सोर्स की कितनी रेडिएशन है, कितनी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है. ये इस पर डिपेंड करेगा हमारा सेंसिटिविटी ऑफ द हमारा एक्स बैंड स्पेक्ट्रोमीटर. ये हमारा सारा स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में था. तो अब हम इसके साथ के साथ एप्लीकेशन भी देख लेते कि ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन क्या है, कि जो अब तक हमने पढ़ा वो हमारे कहाँ कहाँ यूजफुल है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि पता है आपको, जो भी पढ़ते हैं वो यूजफुल तो होता ही होता है. तो उसके यूजेज भी देख लेते हैं अभी हम. वैसे देखा जाए तो जो जितने भी हमने चाहे रमन पढ़ी हो, चाहे अन्नमार्ग पढ़ी हो, चाहे मोसबार पढ़ी हो, रिसर्च वर्क में तो हर जगह ही यूज होती है. टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी जो हम कंपाउंड्स यूज करते हैं, उनका नैनो मटेरियल्स यूज करते हैं, उनकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होता है. तो हम ESR की भी यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं यूजिंग ESR. एप्लीकेशन देख लेते हैं हम मेनली. तो देखो, इट इज़ ए पावरफुल टेक्निक यूज टू स्टडी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपको पता ही है कि वो तो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, क्या होती है वो, पॉजिटिव तो होती है पर स्मॉल होती है. पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी हम स्टडी कर पाते हैं यूजिंग ESR. एंड ट्रांजिशन मेटल हैं, जो ट्रांजिशन मेटल है हमारा बीच का जो हमारा ग्रुप होते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में, उनको भी हम क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं. सम इम्पोर्टेंट जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं लगभग D में जाता है उनका लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन, देन वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ ESR. सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ESR और EPR आर गिवन है. जो कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम फर्दर यूज करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के व्यू से यूज़ करें, चाहे बायोलॉजी के व्यू से, या फिजिक्स या मटेरियल साइंस के व्यू से, वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. वैसे एप्लीकेशन तो इतनी होती है कि हम उनको डीपली पढ़ें तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाए. पूरी एक उस पर बुक लिखी जा सकती है, इतनी होती हैं. बट हम इसको थोड़ा बाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमारा एज ए स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ रहे, हम एज ए एटॉमिक और मोलिकुलर के वे से पढ़ रहे हैं ESR को. तो पॉलीमर साइंस, इट इज यूज टू स्टडी रेडिकल्स इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमर डिग्रेडेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर के स्ट्रक्चर के लिए पोलराइजेशन हो कैसे रहा है, ये सब क्या करेंगे, ESR के हेल्प से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, भाई स्ट्रक्चर हमें किस चीज़ का बताना भी, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे शेप आएगी या कैसे स्पेक्ट्रा आएगा, वो भी हम कैसे देखेंगे. ESR की हेल्प हमें से हम कर पाते हैं. ये ESR प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास अमरफस मटेरियल्स. ESR कैन बी यूज टू स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स. में नैनो मटेरियल्स की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हमें, तो ESR हमारी हेल्प करता है. ये आ गया हमारे पास जियोक्रोनोलॉजी. ESR कैन बी यूज टू मेजर द एज ऑफ फॉसिल्स, कि भी जो हमें जीवाश्म मिलते हैं वो उनकी एज कितनी है, कितने पुराने हैं, ये भी हमारे स्टडी करने में ESR हेल्प करता है. और जियोलॉजिकल फीचर बाय एनालाइजिंग द लेटेस्ट डिफिट्स, और लेटेस्ट डिफिट्स को मेजर करके हमारी ये हेल्प करता है कि उसके फीचर जानने में, कि हम जो हमें जियोलॉजिकल है ये कैसा है, कितना पुराना है, कैसे काम करेगा, ये सब कुछ हमारी हेल्प करता है ESR.
इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आपको पता बायोलॉजिकल सिस्टम है, वैसे तो इसके देखिए बहुत है, बट मैंने थोड़ा मतलब छोटा सा लिखा है वाइंड अप करने के लिए कि हम जो मेनली है वही बात करें, ज़्यादा इसको ब्रॉड में नहीं किया हमने। ESR कैन बी यूज टू स्टडी द इंटरेक्शंस बिटवीन नैनो मटेरियल्स, मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल, कि हम जैसे नैनो मटेरियल तो बात आ ही गई हमारी, मटेरियल साइंस में भी आती है। और ऑल्सो क्या है कि ये पता पाता है कि हमारा भी मेटल आयंस प्रेजेंट हैं क्या नहीं, इंट्रैक्शन कैसे हो रही है, ये सब हमारे ये सर के हेल्प से स्टडी करना आसान हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्पफुल टू स्टडी द इंट्रैक्शंस ऑफ ड्रग्स विद द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। भाई कोई भी ड्रग्स है वो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल पर जाए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसके साथ कैसे इंट्रैक्शन करेगा, कितनी करेगा, वो सब हमारी हेल्प करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। कौन? ESR। इन केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एज ESR इज हाईली सेंसिटिव टू फ्री रेडिकल से। हमें पता है कि फ्री रेडिकल के, देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये फ्री रेडिकल या जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी स्टडी में हमारी हेल्प करता है, इसीलिए इसको EPR भी बोलते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अवर फ्री रेडिकल इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारी डिटेक्ट करने में या उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा रेडिकल है, कितने अमाउंट में है, किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये हमारा हेल्प करता है ESR। बाद और केमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं ESR की। इट हैज़ टू करेक्टराइज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज की, जो हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज की, तो भी हमारी हेल्प करता है ESR। ESR कैन ट्रैक चेंजेज इन चार्ज स्टेट्स एंड स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन एंड द फोटोकेमिकल प्रोसेस। जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होती हैं या कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो उसमें क्या चार्ज का कैसे ट्रांजिशन होता है, कैसे चेंज होता है, वो भी हम ESR के हेल्प के, जो हम स्पेक्ट्रा मिलता है उसकी हेल्प से हम स्टडी कर पाते हैं। तो यह आज हमारी एप्लीकेशन थी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, हमने स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा। तो इसी के साथ हमारी ESR ख़त्म हुई। और इसके रिगार्डिंग आपको ESR के रिगार्डिंग आपको भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट समझ आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।